हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 4 से अल्टरनेटिंग करंट्स। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो वैल्यू जो है वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है कंटिन्यूसली चेंज होता है। इन वेव से अगर हम दिखाएं करंट को तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आई जो है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और आई नोट जो वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको पीक वैल्यू बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट की, ये जो है पीक वैल्यू, और ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जबकि टी जो है वो टाइम पीरियड है एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और जिसकी पोलैरिटी जो है वो पीरियोडिकली रिवर्स हो जाती है, ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी बोलते हैं, वो वोल्टेज जिसकी वैल्यू जो है कंटिन्यूसली चेंज होती है और पोलैरिटी जो है वो पीरियोडिकली रिवर्स हो जाती है। तो इसको भी हम राइट कर सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी या ई इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी, दोनों तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट की जो है मेन जो 2 पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो मीन वैल्यू को आई एम से रिप्रेजेंट करेंगे मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं स्टडी करंट के साथ। मीन वैल्यू ऑफ स्टडी करंट मीनिंग जो एसी करंट की जो मीन वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट in its half time period as is sent by AC current in the same circuit in same time period। यानी कि स्टडी करंट की वो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम जो है मेन वैल्यू बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, जो उतना ही चार्ज किसी गिवन सर्किट के अंदर AC के हाफ साइकिल में सेंड करेगी जितना कोई AC करंट सेंड करता है, यानी कि मेन वैल्यू उसकी सेंड करती है। तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये हमने करंट कंसिडर कर लिया अल्टरनेटिंग करंट। और अगर हम ये सपोज करें डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज जो है ये सर्किट के अंदर सेंड करता है, तो डी क्यू जो आएगा आई इंटू डी टी आ जाएगा। तो और अगर हम 0 से लेकर t/2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हाफ साइकिल के अंदर जो है हम क्या फाइंड आउट करें कितना चार्ज ये एसी करंट सर्किट में सेंड करेगा, देन क्यू इज इक्वल टू 0 से लेकर t/2 इंटीग्रेशन कर देंगे आई का, और आई की वैल्यू पुट कर देंगे आई नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा डी टी। तो आई नोट को तो बाहर लिख देंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे ये आएगा माइनस कोस ओमेगा टी, और जबकि ओमेगा टी का जब हम साथ में हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है वो टर्म हमारे डिफ्रेंशिएशन के बाद डिवाइड में आते हैं, तो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा डिवाइड में और 0 से लेकर t/2 इसकी लिमिट पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आई नोट, ओमेगा को बाहर लिख देंगे, आई नोट डिवाइड बाई ओमेगा हो जाएगा, नेगेटिव साइन भी बाहर ले लिया है। तो एक बार t/2 पुट कर देंगे, देखो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, और इस स्मॉल टी की जगह हम पुट कर देंगे t/2, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस पाई बचेगा, और माइनस में फिर दोबारा पुट करेंगे हम यहाँ लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कोस पाई की वैल्यू -1, तो -1 ये -1 ये माइनस का 2, और बाहर आके एक माइनस और लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कितना चार्ज जो AC ने सेंड किया है वो हाफ साइकिल के अंदर 2 आई नोट डिवाइड बाई ओमेगा सेंड किया है। अब अगर हम मीन वैल्यू कंसीडर करें, मीन करेगी क्यू इज इक्वल टू आई मीन इंटू t/2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो अब ये दो इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ये और एक ये, दोनों में चार्ज सेम है क्योंकि सेम चार्ज AC भी उतना ही चार्ज सेंड करेगा जितना उसकी मीन वैल्यू सेंड करेगी। तो स्टडी करंट की वो वैल्यू है, ये स्टडी करंट लिया था हमने एक तरह का, तो हाफ टाइम साइकिल में जो है ये जितना चार्ज सेंड करेगी। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर, तो आई एम डिवाइड बाई t/2 यहाँ से आ गया, और 2 आई नोट डिवाइड बाई ओमेगा ये हो गया, साइड में ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 2π/t, t से t कैंसिल, 2 पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 आई नोट डिवाइड बाई पाई बचेगा, पाई की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 0.637 आई नोट आएगा। आई नोट जो है ये करंट की पीक वैल्यू है। तो मीन वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट की आई है हमारी, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज इक्वल टू 2/π आई नोट, या तो इसको लर्न रखो या फिर इसको लर्न करो। आई एम इज इक्वल टू 0.637 टाइम होता है किसका, पीक वैल्यू का, यानी कि करंट की जो मीन वैल्यू होती है इसी करंट की वो पीक वैल्यू का 0.637 टाइम होता है, ये याद रखना आपको। ऐसे ही हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी हम कर सकते हैं कंसेप्ट यहाँ से, सेम कंसेप्ट हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी है। तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो आएगी
तो इसको भी हम ऐसे राइट करेंगे 2/पाई वी नॉट। डेफिनेशन भी सेम ही रहेगी एक तरह से, करंट की जगह सिर्फ हमें वोल्टेज से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारी मीन वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आ जाएगी। और अगर हमें कंप्लीट साइकिल के ऊपर निकालना है, ये तो हमने 0 से लेकर t/2 टाइम पे निकाला है। अगर हम t/2 से लेकर t टाइम के भी यानी कि नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर निकालें, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में हमारी जो मीन वैल्यू आएगी वोल्टेज की, ये मीन वैल्यू जो आएगी ये नेगेटिव आएगी हमारे पास, माइनस में 0.637 वी नॉट। ऐसे ही करंट की मीन वैल्यू भी t/2 से लेके t टाइम पीरियड के बीच में। देखो ये जो हमने AC करंट कंसीडर किया था, यहाँ तक टाइम t/2 है, और इसके बाद जो ये टाइम है यहाँ पे ये वैल्यू जो हो गई है नेगेटिव हो गई है नीचे की तरफ। तो t/2 से लेके t टाइम के बीच में ये नेगेटिव आएगी। तो अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का कंप्लीट साइकिल लेते हैं हम, अगर कंप्लीट साइकिल 0 से t के बीच में, देखो पॉजिटिव फर्स्ट हाफ के लिए वैल्यू पॉजिटिव आई है, नेक्स्ट हाफ के लिए वैल्यू नेगेटिव आई है। तो एवरेज वैल्यू जो आएगी मीन वैल्यू, इसकी जो पीक वैल्यू या मीन वैल्यू जो आएगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, ये 0 आएगी। किस पे? 0 से लेकर t टाइम के बीच में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। ऐसे ही करंट की मीन वैल्यू भी क्या आएगी? 0। कब? कंप्लीट साइकिल के ऊपर 0 होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। R मीनिंग रूट, R मीनिंग मीन, M मीनिंग मीन और S मीनिंग स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्टरनेटिंग करंट की जो है RMS वैल्यू, इसको कई नाम और भी है इसके, इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं इसको हम, और साथ में इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की। तो इसको भी वैसे ही सेम मैनर में हम करेंगे। दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रजिस्टर इन ए गिवन टाइम। अब यहाँ टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी गिवन टाइम है। एज इज प्रोड्यूस्ड बाई AC करंट इन दैट रजिस्टर इन सेम टाइम। यानी कि स्टेडी करंट की वो वैल्यू जो किसी गिवन रजिस्टर के अंदर किसी गिवन टाइम में उतने ही हीट प्रोड्यूस करती है जितने AC करंट उतने ही टाइम में और उसी रजिस्टर के अंदर प्रोड्यूस करेगा। अब अगर अल्टरनेटिंग करंट को मैं राइट करता हूँ I = I0 sin ωt, और हीट जो है जनरली हीट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ होता है I²RT। बट हम स्मॉल वैल्यू से अगर कंसीडर करें, क्योंकि हमें लिमिट लगानी है, अल्टरनेटिंग करंट है ये, तो DC करंट के लिए हम वैल्यू लिखते थे क्योंकि ये टाइम फिक्स होता था। अब हमारे पास जो करंट है वो कैसा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट है। करंट कैसा लिया हुआ हमने? अल्टरनेटिंग करंट लिया हुआ, इसलिए हम इसको डिफरेंट वे में करेंगे। तो RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू, अगर मैं कंसीडर करूं DT टाइम में, स्मॉल इंटरवल टाइम में AC जो है DH हीट प्रोड्यूस करता है किसके अंदर? R रजिस्टर के अंदर। तो 0 से लेकर T टाइम पीरियड के बीच में कितनी प्रोड्यूस करेगा? तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से T I²R × dt। I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से जो है इसके बाद का मैं आपको करवाता हूँ। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए, DH जो हीट आई है ये हमारी आई है I² R × dt स्मॉल टाइम में। और अगर हमें हीट प्रोड्यूस करनी है 0 to T टाइम में, इन 0 to T टाइम, यानी कि कंप्लीट साइकिल के अंदर AC के हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? हीट। तो ये हीट जो आएगी H, दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका I² R × dt और 0 से लेके T टाइम। अब देखो ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है, I की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, I0 स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ωt। I की वैल्यू होती है I0 sin ωt, स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर कर दिया दोनों का, R × dt, और 0 से लेके T टाइम के बीच में इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा कोई भी AC किसी गिवन टाइम में उसके कंप्लीट साइकिल के अंदर। तो H जो आएगा, दिस इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, R भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ हमें करना है साइन स्क्वायर ωt का 0 से लेके T टाइम के बीच में, और ये हो जाएगा dt। अब देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, इसको हमें कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ωt का जो फॉर्मूला बनेगा cos 2ωt डिवाइड बाई 2। आइडेंटिटी यूज करनी है हमें,
तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 भी बाहर लिख सकते हैं हम। तो हीट जो प्रोड्यूस होगी दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्केयर डिवाइड बाई आई नॉट स्केयर आर डिवाइड बाई 2, और इंटीग्रेशन हमें करना है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी का, जीरो से लेके कहाँ तक करना है, टी तक। तो कोस की वैल्यू कंप्लीट साइकिल पे फिर जीरो होती है, तो यहाँ सिर्फ बचा 1, क्योंकि कोस की वैल्यू अगर हम जीरो से लेके टी टाइम के बीच में निकालें तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, जीरो आएगी। जबकि 1 के लिए हमें क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे टी आ जाएगा, तो आई नॉट स्केयर आर डिवाइड बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा। मीनिंग ये हमारा एसी जो है इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा। अब स्टडी करंट जो अगर लेते हैं हम, मान लो मीन एवरी आरएमएस वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं आई आरएमएस, तो ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, ये कितनी प्रोड्यूस करेगा हीट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई आरएमएस स्केयर आर रजिस्टर, सेम रजिस्टर और सेम टाइम में, तो ये इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा। इक्वेशन 2 बन जाएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो आई आरएमएस स्केयर आर इंटू टी जो आएगा दिस इज इक्वल टू आई नोट स्केयर डिवाइड बाई 2 आर इंटू टी। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आई आरएमएस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इसका स्केयर को इधर ले हटाएंगे तो इधर जो है स्केयर रूट होगा, तो यहाँ बचेगा आई नॉट और 2 को हो जाएगा स्केयर रूट, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो मीनिंग क्या है, आरएमएस वैल्यू जो होती है एसी करंट की, एसी करंट की पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम होती है, ठीक है। और अगर इसकी हम वैल्यू पुट करें, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने के बाद √2 से अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और √2 से डिवाइड भी कर दें तो ये बचेगा √2 आई नॉट डिवाइड बाई 2, और √2 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें हम, ठीक है, √2 की वैल्यू 1.414 पुट कर देते हैं यहाँ पे, 1.414 डिवाइड बाई 2 इंटू आई नॉट, तो ये आएगा 0.707 आई नॉट। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है वो पीक वैल्यू का कितना टाइम होता है, 0.707 टाइम होता है। तो ये आप याद कर सकते हो, इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं हम। आई आरएमएस जो आता है दिस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई √2, तो रूट आया तो रूट डिवाइड में आ गया √2। तो ये हमारे पास हो गया रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद नेक्स्ट है रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की रूट मीन स्केयर वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेशन सेम ही रहेगी, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज विच विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट in a given resistor in given time as is produced by AC current in same resistor in same time period। तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, जो रूट मीन स्केयर वैल्यू आएगी, इसको V से भी लिखते हैं वर्चुअल वैल्यू, IV भी लिख सकते हैं इसको हम, या ERMS भी लिख सकते हैं ERMS, या VRMS भी लिख सकते हैं इसको VRMS। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू V नॉट पीक वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर देंगे, √2 से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो मीनिंग रूट मीन स्केयर वैल्यू जो वोल्टेज की आएगी वो कितने टाइम आई है, 0.707 टाइम आएगी किसका, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का। VRMS इज इक्वल टू 0.707 किसका आएगी, V नॉट का। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे AC सर्किट। मीनिंग एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमने एक ऐसा सोर्स लगाया हुआ है, अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है वोल्टेज का, ऐसे सर्किट को हम कंसीडर करेंगे और ये चेक करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज जो है एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है, उनके आपस में कितना फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है। फेज हम कंसीडर करेंगे, तो फेज आपको पता ही है, फेज एंगल को बोलते हैं हम। फेजर डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम जो होता है
सबसे पहले फेजर ही पता होना चाहिए। फेजर एक वेक्टर होता है, रोटेटिंग वेक्टर होता है, जो हमें एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और फेजर डायग्राम साथ में हम ड्रॉ करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम फेज एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे उनके मैग्नीट्यूड के साथ। तो ऐसे डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो एसी सर्किट करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। देखो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ एक रजिस्टर लगा और एक एसी सोर्स लगा हुआ है। मान लो हम कोई भी कंसीडर करते हैं सर्किट, एक ये कोई रजिस्टर लगा है एसी सर्किट में और इसके अक्रॉस हमने एक सोर्स लगा दिया, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। और ये अल्टरनेटिंग सोर्स जो है इसकी ईएमएफ हमने राइट कर दिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है E, और ये हमने एसी इसके क्रॉस लगाया है। तो यहाँ से हमें करंट और वोल्टेज का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आता है E, करंट जो पास होगा, अगर इसमें से करंट I पास होता है तो E को हम राइट करते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू I इंटू आर, या V को हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से जो I की वैल्यू आएगी, I दिस इज इक्वल टू E डिवाइड बाई आर आएगा, और E की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से इंस्टेंटेनियस वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R। तो ये जो E बाई आर है, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट बोल लेंगे इसको हम। इसको राइट करेंगे आई नोट से, तो ये हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी, यानी कि ई नोट डिवाइड बाई आर जो टर्म राइट की है इसको हमने क्या लिखा है, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट लिखा है। तो अब हमारे पास देखो दो रिलेशन आ गए हैं, एक करंट के लिए और एक वोल्टेज के लिए। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों ही साइनोसोडियल वेव्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और तो एंगल सेम है, इसका मीनिंग फेज दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जब हम ईएमएफ में जिस तरह से वेरिएशन होगा किसी रजिस्टर के क्रॉस, वोल्टेज में जैसे वेरिएशन होगा वैसा ही वेरिएशन किसके अंदर होगा, ईएमएफ की बात नहीं करते हम यहाँ पे, हम किसकी बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे। तो जैसे वोल्टेज में वेरिएशन होगा सेम वैसा ही वेरिएशन किसके अंदर आएगा, करंट पर वेव फॉर्म। पहले हम वोल्टेज के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी वोल्टेज के लिए आ गई, साइनोसोडियल वेव कंसीडर की हुई है हमने। अब करंट के लिए अगर देखें, देखो ये इसकी पीक वैल्यू थी, वोल्टेज की पीक वैल्यू ई नॉट, ये भी साइनोसोडियल वेव है हमारी, तो ये हमारी वेव जो आएगी कौन सी आएगी, साइन वेव ही आएगी। ये करंट के लिए आ जाएगी वैल्यू आई नॉट। तो यानी कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है सेम उसी मैनर में हमारा करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसका मीनिंग करंट और वोल्टेज दोनों किस में आएंगे, सेम फेज के अंदर आएंगे। इनका फेज डिफरेंस जो आएगा वो 0 आएगा। फेज डिफरेंस कितना आएगा, करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0 होगा। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। मीनिंग क्या है, एक जैसा वेरिएशन होगा दोनों का, करंट और वोल्टेज का वेरिएशन क्या होगा, एक जैसा होगा, सेम वेरिएशन आएगा। ऐसे अगर हम फेजर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक रोटेटिंग वेक्टर से हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो वोल्टेज जो है वो ओमेगा टी एंगल बनाता है यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ, तो इधर हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ई को रिप्रेजेंट कर दिया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट भी हमारा इसी के अलोंग आएगा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम, दोनों के बीच में एंगल क्या है, सेम है। तो ये आई से भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर फेजर डायग्राम बन जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आई नॉट, और ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी ई नॉट। यानी कि करंट और वोल्टेज एक ही वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही कह सकते हैं हम इसको। वैसे तो ये दो वेक्टर हैं, लेकिन दोनों वेक्टर कैसे आए हुए हैं, सेम डायरेक्शन में है।
तो जहाँ पर एक की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दूसरे की वैल्यू भी वहीं पर क्या होगी, मैक्सिमम। तो करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर आर इन सेम फेज व्हेन AC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर। तो ये था हमारा, इसको याद रखना आपको, फेजर को, फेज एंगल कितना रहेगा दोनों के बीच में, 0 रहेगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर हम कर चुके हैं। इंडक्टर्स के अक्रॉस जो है AC सर्किट हम लगाते हैं। मान लो कोई भी इंडक्टर लेते हैं जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो L है। ये कोई इंडक्टर लिया जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, L, और इसके अक्रॉस हमने लगा दिया कि AC सोर्स ऑफ EMF। और AC की जो EMF है, EL, जो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेंगे पीक वैल्यू इनटू साइन ओमेगा, यानी कि साइन वेव हमने कंसीडर किया है, साइनोसॉइडली वेरिएशन हो रहा है वोल्टेज में। तो यहाँ से करंट इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। तो इंडक्टर की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब भी इंडक्टर के क्रॉस हम करंट वेरी करवाते हैं तो इसके अंदर एक EMF जनरेट हो जाती है, और वो EMF जो होगी उसको बैक EMF भी बोलते हैं। वो जो है बैटरी या सोर्स ऑफ EMF को क्या करेगी, अपोज करती है। तो फैराडे और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो है EMF जो आएगी E, इसको हम राइट कर सकते हैं यहाँ से। ये जो हमने यहाँ पे EMF लगाया है, जो हमने यहाँ पे सोर्स लगाया है, और यहाँ पे जो बैक EMF होगी ये नेगेटिव आएगी किसके, बैक EMF के, ठीक है। तो E को हम राइट करेंगे, E इज इक्वल टू बैक EMF का फॉर्मूला होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस L DI अपॉन DT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो E जो आएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा L DI अपॉन DT। तो E को हमने कंसीडर कर लिया E0 साइन ओमेगा t। तो I की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। तो DI जो आएगा दिस इज इक्वल टू E L डिवाइड में आ जाएगा, DT जो है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि करंट जो है वो एकदम से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। AC करंट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, जैसे AC वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा धीरे धीरे, ऐसे अल्टरनेटिंग करंट भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। तो I जो आएगा दिस इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन कर देंगे E/L, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा DT। E की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। E की जो वैल्यू हमारे पास है E0 साइन ओमेगा t डिवाइड बाई L इंटू DT, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। इंटीग्रेशन करना है, E/L जो है बाहर आ जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है हमारे पास। तो I जो आएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अगर हम सपोज करें तो ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है, जबकि वोल्टेज और करंट हमारे टाइम डिपेंडेंट है। और हमारी जो वोल्टेज है वो सिमेट्रिकल होती है, एक्सिस के अराउंड क्या होती है, सिमेट्रिकल। तो करंट भी हमारा सिमेट्रिकल आएगा, यानी कि दोनों ही टाइम डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कोई हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा C, ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन E0 डिवाइड बाई L को बाहर लिख देंगे, साइन ओमेगा t का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे DT से। तो I इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई L, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे माइनस कोस ओमेगा t आएगा, और ओमेगा t का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ये ओमेगा आ जाएगा डिवाइड में, तो ये टर्म आएगी हमारी। तो I इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई ओमेगा L, और नेगेटिव साइन, और साथ में क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा t। अब देखो ये जो ओमेगा L जो टर्म है, ओमेगा L, इसको बोलते हैं हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू AC करंट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर
टू द AC करंट, AC करंट और वोल्टेज। तो इतनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसको एक्सएल से लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू ई नोट डिवाइड बाई एक्सएल। एल इंडक्टर के लिए यूज हुआ है, एक्स रेजिस्टेंस के लिए, इसको हम इंडक्टेंस भी बोलते हैं इसकी। तो कोस ओमेगा टी। अब देखो आई नॉट, आई इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ई नोट डिवाइड बाई एक्सएल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसको हम लिखेंगे आई नॉट, नेगेटिव साइन है कोस ओमेगा टी। और अगर इसको हमें साइन में चेंज करना है तो इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ऐसे राइट कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये नेगेटिव है। वैसे इसको राइट करते तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी आता है, नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, जो हमारी वोल्टेज की इक्वेशन है ई नोट साइन ओमेगा टी, और जो हमारी करंट की इक्वेशन है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये भी साइन वेव है, ये भी साइन वेव है, बट यहाँ पर जो फेज एंगल है करंट के केस में, यहाँ पे पाई बाई टू माइनस हो गया है। यानी कि करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ गया, पाई बाई टू। फेज डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, करंट और वोल्टेज का पाई बाई टू। इंडक्टर के अंदर देखो करंट माइनस हो रहा है, तो इसका मीनिंग करंट जो है वोल्टेज से पीछे चल रहा है, कितना एंगल, पाई बाई टू। तो हम लिख सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। अब अगर हम वेव की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेव की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों के लिए हम वेव ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज के लिए ड्रॉ करते हैं साइनोसोडियल वेव, ये हमारी वोल्टेज के लिए है, जिसकी पीक वैल्यू हमारी जो है ई नोट है। और करंट के लिए भी अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो सेम टाइम पीरियड के साथ हमारी जो वेव आई हुई थी वो कोसाइन वेव आई हुई थी एक तरह से, ठीक है। कैसी वेव आई हुई थी, कोसाइन वेव। तो कोसाइन वेव हमारी जो है कहाँ से शुरू होती है, पाई बाई टू फेज डिफरेंस है, तो यहाँ से शुरू होगी, नेगेटिव से, पॉजिटिव से नहीं शुरू करनी, नेगेटिव से शुरू करेंगे हम इसको। तो इस तरह से आएगी, यानी कि जहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारी वेव चलेगी यहाँ से। ये अगर हम ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया था हमने ई नोट से, तो कोसाइन वेव हमारी यहाँ से शुरू होगी, फिर ऐसे हमारी कोसाइन वेव आएगी। मीनिंग जहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम में इसकी वैल्यू जीरो होगी, और ये नेगेटिव से शुरू होगी यहाँ पे माइनस आई नोट, और फिर ये मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरह से हमारी वेव आती है कोसाइन वेव। तो ये हमारी करंट के लिए है, ये हमारी ईएमएफ के लिए है। करंट और वोल्टेज, करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल पीछे चलेगा। और अगर फेजर डायग्राम बनाएं हम इसका, मान लो एक्स एक्सिस के साथ हमने ओमेगा टी एंगल पर किसको दिखा दिया है, वोल्टेज को, एसी वोल्टेज ई नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट इससे पाई बाई टू एंगल पीछे, तो ये एंगल हमें 90 डिग्री दिखाना है यहाँ पे, पाई बाई टू एंगल पीछे चलेगा इससे। तो इधर जो आएगा हमारा, ये आएगा करंट के लिए, आई के लिए, ठीक है। तो इस तरह का फेजर डायग्राम हमारा बनता है करंट और वोल्टेज के लिए। तो इसको हम राइट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये हमारा फेजर डायग्राम आ जाएगा यहाँ से। लास्ट पॉइंट है हमारा एसी सर्किट containing
कैपेसिटर ओनली। अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कोई कैपेसिटर ले लेते हैं जिसकी कैपेसिटी C, इसके अक्रॉस एक AC सोर्स लगा दिया हमने, सोर्स ऑफ EMF E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमने एक AC सर्किट कंसीडर किया जिसमें हमने एक सोर्स लगाया, AC सोर्स E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और एक कैपेसिटर लगा जिसकी कैपेसिटी कितनी है, C कैपेसिटी है। अब देखो, अगर हम ये कंसीडर करें किसी गिवन टाइम t टाइम के बाद कैपेसिटर जो है वो Q चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज तक जो है चार्ज अप हो जाता है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q बाई C से रिप्रेजेंट करेंगे एट एनी टाइम, किसी t टाइम पर। अगर चार्ज कितना हो जाता है कैपेसिटर की प्लेट के पास, Q चार्ज हो जाता है, अगर इसकी कैपेसिटी C है, तो दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, उसको हम लिखेंगे Q डिवाइड बाई C से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे जो हमारी EMF है वो E है, V किसके इक्वल है, E के इक्वल है, तो E को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q डिवाइड बाई C से, और E की जो वैल्यू हमारे पास है E नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ से अगर हम Q निकाल लें, Q, देन दिस इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। और अगर करंट की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से करंट होता है हमारा dQ डिवाइड बाई dt, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d अपॉन dt C E नॉट साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो C तो कांस्टेंट है, कैपेसिटी है, इसको बाहर लिख देंगे, C को भी बाहर लिख दो, E नॉट को भी बाहर लिख दो, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का। तो साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास, ये I की वैल्यू आएगी करंट की, C E नॉट साइन का होता है कोस ओमेगा टी, साथ में एंगल का भी करना होता है, तो ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये टर्म आएगी हमारे पास। और ये जो ओमेगा C E नॉट कोस ओमेगा टी, ये टर्म आई है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, जो टर्म होती है XC, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू द फ्लो ऑफ AC करंट। तो ये इसको हम जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोल देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC करंट। तो ये जो टर्म आएगी XC, ये यहाँ पर आएगी हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा C, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस आएगी 1 अपॉन ओमेगा C। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 1 ओमेगा C को हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 अपॉन XC, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो I की जो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई XC और कोस ओमेगा डी। तो ये जो वैल्यू हमारी E नॉट डिवाइड बाई XC आई हुई है, इसको हम लिखेंगे मीन वैल्यू ऑफ AC करंट, क्योंकि ये मीन वैल्यू EMF की डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, I नॉट आएगा। तो I के लिए इक्वेशन बन गई है I नॉट कोस ओमेगा टी, I नॉट कोस ओमेगा टी। या इसी को हम अनदर वे में राइट कर सकते हैं, साइन की वेव में अगर हमें इसको राइट करना है साइन फॉर्म में, तो I इज इक्वल टू I नॉट कोस ओमेगा टी हमारे पास करंट आया, ये पीक वैल्यू, तो ये हमारी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। तो इसको EMF के साथ अगर कंपेयर करें हम, ये थी हमारी साइन की फॉर्म में साइन ओमेगा टी, तो ये हमारी कोसाइन वेव है, ये हमारी साइन वेव है, तो इसकी भी हम साइन वेव बना लेते हैं करंट की भी, तो ये हो जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी,
ठीक है, ये हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको और इसको अगर कंपेयर करें हम दोनों को, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, यानी कि वोल्टेज की और करंट की इक्वेशन को, तो दोनों के अंदर एंगल के अंदर जो चेंज है वो π/2 का है। यानी कि अब करंट का जो फेज एंगल आया वो π/2 ज़्यादा है किससे, ईएमएफ से, तो फाई जो आएगा वो π/2, यानी कि फेज एंगल π/2 है। तो करंट आगे चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फेज एंगल π/2। करंट लीड करेगा, करंट आगे चलेगा किससे, वोल्टेज से, और जबकि इंडक्टर के अंदर जो करंट था वो π/2 एंगल पीछे चलता है वोल्टेज से। तो इसकी भी वेव फॉर्म बना सकते हैं हम, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं वेव फॉर्म। ये हमारी अगर वोल्टेज के लिए है साइन वेव, ये हमारी पीक वैल्यू, ये हमने ई के लिए किया है, ई = E0 sin ωt। तो करंट के लिए जो वैल्यू आएगी हमारी, अब वो कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। तो जहाँ इसकी वैल्यू 0 थी वहाँ पे ये मैक्सिमम है, यानी कि पॉजिटिव साइड से हमें शुरू करना है इसको। तो इस तरह से आएगी, ये हमारी कोसाइन वेव आ जाएगी, जो कि पॉजिटिव से हमें स्टार्ट करना है। तो ये इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी करंट की। तो ये वेव जो है हमारी आई के लिए है I0 sin ωt प्लस π/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I0 cos ωt। और फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम, तो ये अगर हम एंगल दिखाते हैं ωt किसके लिए, ईएमएफ के लिए, तो करंट इससे π/2 एंगल आगे चल रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, π/2 बन जाएगा यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारी किसके लिए आ जाएगी, करंट के लिए, यानी कि ये हमारा फेजर डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो फेजर डायग्राम याद रखने हैं, वेव फॉर्म याद रखनी है, साथ में आपको फेज डिफरेंस भी याद रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। अब देखो, इंडक्टर की इंडक्टेंस को हमने लिखा था XL को ωL से, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंडक्टर की हमने रेजिस्टेंस को लिखा था XL से, और जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हमने लिखा है XC से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको इंडक्टिव बोल सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये XL तो आया था हमारे पास ωL, और जबकि XC जो आया वो हमारे पास आया 1/ωc। अब यहाँ पर अगर देखें हम, ये जो हमारा ओमेगा होता है इसको लिख सकते हैं 2π × न्यू, जो है अगर फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम, और इसको लिखेंगे हम 1/2π ν × C। तो C कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट, ऐसे L कांस्टेंट है। तो XL जो है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और XC जो है वो इन्वर्सली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब AC के लिए अगर देखें, फॉर AC करंट और वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो XL क्या होगा, कम हो, XL भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि इंडक्टर ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू AC। और जबकि कैपेसिटर के केस में अगर देखें हम, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। कैपेसिटर ऑफर लो रेजिस्टेंस टू AC। लेकिन अगर DC की बात करें, DC की फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, यानी कि इंडक्टर जो है DC को पास होने देता है, जबकि AC को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इंडक्टर जो होता है AC को हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए AC को क्या कर देगा, ब्लॉक। इंडक्टर जो है, इंडक्टर ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा किसको, AC को। और जबकि DC को ये क्या कर देगा, बाईपास, पास होने देगा, जाने देगा। क्यों, क्योंकि DC के केस में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इंडिया के अंदर DC की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इंडक्टर जो है वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेकिन कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर
कैपेसिटर जो हम लेते हैं वो एसी को पास होने देता है, लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एसी को, बाईपास होने देता है इसको। और जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि डीसी के लिए ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो इनफाइनाइट ऑफर करेगा। तो इसका मीनिंग ये इसको क्या कर देगा, ये डीसी को ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटर जो है डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक, जबकि एसी को पास होने देता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका।